Bismillahirrahmanirrahim. Students, today's lecture is about spin relaxation. Spin relaxation समझने से पहले आपको मैं छोटे लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाते हैं, और जब वापस, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और यही बात आज के टॉपिक से रिलेटेड है कि जब इलेक्ट्रॉन्स वापस हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट पर आते हैं यानी रिलैक्स होते हैं, तो फिर इस दौरान वो एनर्जी इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेज की फॉर्म में एनर्जी इमिट करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर के केस में यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में जब न्यूक्लियर मैग्नेट्स लो एनर्जी स्पिन स्टेट यानी अल्फा स्पिन से हाई एनर्जी स्पिन स्टेट यानी बीटा स्पिन में शिफ्ट होते हैं, जिसके लिए हमने ये टॉपिक पीछे पढ़ा था, स्पिन फ्लिपिंग, और इसके लिए क्या चाहिए होता है, रेडियो वेव्स चाहिए होती हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, और न्यूक्लियर मैग्नेट्स जो है वो अल्फा स्पिन से यानी लो एनर्जी स्पिन से हाई एनर्जी स्पिन में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जब न्यूक्लियर मैग्नेट्स हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट पर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की तरह वो अपनी एनर्जी इमिट नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, लूज करते हैं टू सम मैग्नेटिक वेक्टर यानी टू अ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखें, वो एनर्जी इमिट नहीं करते बल्कि वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं टू अ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, इन द सराउंडिंग ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकती है या मॉलिक्यूल के बाहर दूसरे मॉलिक्यूल्स की वजह से भी ये मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, जिस मैग्नेटिक फील्ड को ये अपनी एनर्जी लूज करते हैं। तो इन शॉर्ट डेफिनेशन देखते हैं। स्पिन रिलैक्सेशन दरअसल रेडिएशन लेस है, मतलब कि इस रिलैक्सेशन के दौरान एनर्जी इमिट नहीं होती, बल्कि क्या होता है, ए न्यूक्लियस इन हायर एनर्जी स्पिन स्टेट कम्स टू लो एनर्जी स्पिन स्टेट बाय लूजिंग एनर्जी टू सम मैग्नेटिक वेक्टर यानी टू अ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन दी सराउंडिंग। हमारा टॉपिक का नाम स्पिन रिलैक्सेशन है। स्पिन रिलैक्सेशन की दो बड़ी टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज स्पिन लेटस रिलैक्सेशन एंड द सेकंड इज स्पिन रिलैक्सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी स्पिन लेटस रिलैक्सेशन। स्पिन लेटस रिलैक्सेशन में दो वर्ड्स हैं, स्पिन और लेटस। स्पिन ऑब्वियसली न्यूक्लियस की जो अपने न्यूक्लियर एक्सिस के गिर्द रोटेशन होती है, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा, दैट इज स्पिन। और लेटस से क्या मुराद है, लेटस एक्चुअली एक फ्रेमवर्क है, एक पूरा ढांचा है। यूं समझ लें कि किसी मुल्क में पूरी पॉपुलेशन है, पूरे के पूरे इंसान, और उसमें सारे मॉलिक्यूल्स इंक्लूड हैं। वो मॉलिक्यूल्स सैंपल के भी हो सकते हैं, या अगर सैंपल को सॉल्वेंट में डाला हुआ है तो वो मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के भी हो सकते हैं। और ये गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, लेटेस्ट लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, और सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। और लेटेस्ट में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनकी ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है, और ट्रांसलेशनल मोशन से मराद है एक जगह से दूसरी जगह। रोटेशनल मोशन भी होती है, यानी स्पिन जिसे हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल अपने एक्सिस के गिर्द यूं रोटेट करता है। और थर्ड जो है वो मोशन है वाइब्रेशनल मोशन। यानी मैं बात को अगेन रिपीट करता हूं, लेटस क्या होता है, लेटस एक्चुअली पूरे मॉलिक्यूल्स का फ्रेमवर्क है, यानी जैसे एक मुल्क में पूरी इंसानी पॉपुलेशन है और उन मॉलिक्यूल्स की मोशंस हैं ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशंस। और ये लेटस चाहे वो गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, और थर्ड सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। और इन मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद हैं, उन न्यूक्लियस की, क्योंकि वो हमने पीछे पढ़ा, वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमते हैं, तो इस वजह से न्यूक्लियस की अपनी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं।
उनकी प्रिसिशनल मोशन की वजह से, ये भी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, आप उसको जरूर देखें। तो ये तो था लेटिस के मुतालिक। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन। ये क्या होता है? स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन में अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपरली ओरिएंटेड इन द लेटिस विद अ कंपेरेबल फ्रीक्वेंसी। यहां से ये बात मैं आपको समझा दूं कि एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने न्यूक्लियर रखे हुए हैं और एक अल्फा स्पिन में है, कुछ न्यूक्लियर बीटा स्पिन हाई स्पिन में है, और जब वो लो स्पिन में आना चाहता है तो फिर क्या होगा कि उस हाई स्पिन वाले न्यूक्लियस के आसपास जो लेटिस के दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हमने इधर बात की, उन मॉलिक्यूल्स की अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। अगर कोई ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हुई जो प्रॉपरली उस एक खास तरतीब में पड़ी हुई है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कंपेरेबल है, यानी मुवाजना करती, किसकी फ्रीक्वेंसी से? जो हाई स्पिन में न्यूक्लियस पड़ा हुआ है उसकी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी से, तो फिर क्या होगा? इट कैन इंड्यूस ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन का सबब बन सकती है, मुंतकली का सबब बन सकती है इन अ नियर बाई न्यूक्लियस इन अ हाई एनर्जी स्पिन स्टेट टू लो एनर्जी स्पिन स्टेट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? हाई एनर्जी स्पिन स्टेट में जो न्यूक्लियस है उसको उससे एनर्जी ले लेगी, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस ट्रांजिशन कर जाएगा, मुंतकिल हो जाएगा लो एनर्जी स्टेट में। अगेन बच्चों इसको देख लो कि एक न्यूक्लियस जो के हाई एनर्जी स्पिन स्टेट में था वो लो एनर्जी स्पिन स्टेट में आया है, लेकिन वो एनर्जी इमिट करके नहीं आया। वो किस तरह है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड थी जो एक खास तरतीब में थी उसके आसपास ही, उसी न्यूक्लियस के आसपास, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी इसी न्यूक्लियस की प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी से मुवाजना करती थी। तो फिर इस न्यूक्लियस की एनर्जी उस मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसफर होगी, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस हाई एनर्जी स्टेट से आ गया लो एनर्जी स्टेट में। इस स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन के इफेक्ट्स क्या हैं? जब हाई एनर्जी स्टेट के मॉलिक्यूल ने, स्पिन के मॉलिक्यूल ने ट्रांसफर कर दी एनर्जी अपनी मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी थी? लेटिस के मॉलिक्यूल्स की। तो इस तरह मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो एडिशनल हो जाती है, यानी वो बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कौन सी थी? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या वाइब्रेशनल एनर्जी, इसमें इजाफा हो जाता है। ये इजाफा किसने किया? जो हाई एनर्जी स्टेट में न्यूक्लियस था उसने अपनी एनर्जीज को मुंतकिल की थी। इस वजह से मॉलिक्यूल की जो, जिस मॉलिक्यूल में ये मुंतकिल हुई उसकी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या वाइब्रेशनल जो मोशन है वो बढ़ जाती है। दूसरा इसका इफेक्ट क्या है कि ये स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन क्या कर रही है? हाई स्पिन से न्यूक्लियस को लो स्पिन में भेज रही है। इट मींस कि ज्यादा से ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लो स्पिन, ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस जो हैं वो लो स्पिन एनर्जी स्टेट में मौजूद होंगे। और ये एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है एनएमआर में कि ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस अगर लो स्पिन स्टेट में मौजूद हैं तो जब उनके ऊपर रेडियो वेव्स फेंकी जाएगी तो फिर वो हाई एनर्जी स्टेट में मुंतकिल होते रहेंगे और वहां से फिर वो लो एनर्जी स्टेट में आते रहेंगे। और स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन टाइम, ये कौन सा टाइम है कि हाई एनर्जी स्टेट से न्यूक्लियस लो एनर्जी स्टेट में आते हुए कितना टाइम लेगा, इसको स्पिन रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं और ये T1 कहलाता है। स्पिन रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है जो न्यूक्लियस हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आ रहा है उसकी नेचर क्या है, उसके अलावा उस न्यूक्लियस का इन्वायरमेंट क्या है, यानी उसके आसपास दूसरे एटम्स कौन से हैं, ये दोनों चीजों पे डिपेंड करता है टाइम। और इससे हमें किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प। सेकेंड इज स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन निस्बतन काफी आसान है कि ये क्या है, ये अकर्स होती है बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बाय टू न्यूक्लियर प्रोसेसिंग इन डिफरेंट स्पिन स्टेट्स बट एट द सेम फ्रीक्वेंसी। ये तीन बातें बड़ी हैं। म्यूचुअल एक्सचेंज होता है एनर्जी का, फिर
डिफरेंट स्पिन स्टेट्स में न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होती है। इस बात का क्या मतलब है कि सपोज दो न्यूक्लियाई हैं, एक लो एनर्जी स्पिन स्टेट में और एक हाई एनर्जी स्पिन स्टेट में। फॉर एग्जांपल यहां अगर हम इसको लिखें तो ये हमारी होगी अल्फा स्पिन और ये हो गई बीटा स्पिन, और यहां से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। तो ये हमारी लो एनर्जी स्पिन स्टेट है अल्फा, और बीटा हमारी हाई एनर्जी स्पिन स्टेट है। इस तरह आपके पास टू स्पिन स्टेट्स में दो न्यूक्लियर पड़े हुए हैं, तो हर न्यूक्लियर की अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इन दोनों की प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी सेम हुई तो फिर हाई एनर्जी का जो न्यूक्लियस है वो लो एनर्जी स्पिन स्टेट में चेंज हो जाता है, वो अपनी एनर्जी लो स्पिन वाले जो न्यूक्लियस है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। जवाब में क्या होगा, लो स्पिन वाला यानी अल्फा स्पिन वाला जवाब में वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई स्पिन में चला जाएगा। तो ये भी एनर्जी एक्सचेंज करने का एक तरीका कार है जिसमें दो न्यूक्लियर एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। लेकिन ये पिछली वाली स्पिन लेटस रिलैक्सेशन से डिफरेंट है। वो किस तरह कि इस तरह की जो रिलैक्सेशन है उसमें दोनों स्पिन स्टेट्स की जो न्यूक्लियस की पॉपुलेशन है वो चेंज नहीं होती। यानी अगर एक न्यूक्लियस ऊपर से नीचे है हाई स्पिन से लो स्पिन, तो अगर एक न्यूक्लियस लो से हायर भी चला गया तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ कि दोनों स्टेट्स की जो न्यूक्लियर की तादाद है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मैंने बी जो इसका इफेक्ट है वो आपको पहले बता दिया। जो इसका फर्स्ट इफेक्ट है इससे क्या होता है कि ये शॉर्ट कर देता है लाइफ टाइम को ऑफ न्यूक्लियर इन हायर एनर्जी स्पिन स्टेट। यानी इस रिलैक्सेशन से क्या होता है कि जब एक न्यूक्लियस लो से हाई एनर्जी स्पिन स्टेट में गया तो वो फौरन ही लो स्पिन स्टेट में वापस आ जाएगा अपनी एनर्जी एक्सचेंज करके। यानी इस रिलैक्सेशन की वजह से स्पिन रिलैक्सेशन की वजह से जो न्यूक्लियस का टाइम है हाई एनर्जी स्पिन स्टेट में वो कम हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। और स्पिन रिलैक्सेशन के टाइम को हम T2 कहते हैं। दिस इज द टॉपिक ऑफ स्पिन रिलैक्सेशन। थैंक यू। नेक्स्ट वी मूव टू द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ NMR। जी स्टूडेंट्स, नाउ इट इज इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ NMR। इंस्ट्रूमेंटेशन में आप जानते हैं कि हम किसी भी जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो किसी स्पेक्ट्रोस्कोप की टेक्निक में इस्तेमाल होता है उसके हम मुख्तलिफ पार्ट्स और उसकी टाइप्स के बारे में इस टॉपिक में स्टडी करते हैं। तो NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की टू मेन टाइप्स हैं। वन इज कंटिन्यूअस वेव NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर and the second is Fourier transform NMR spectrophotometer। दोनों में बेसिक डिफरेंस एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का है, मैग्नेटिक फील्ड का है, स्पेक्ट्रम का है और टाइम का है। जो कंटिन्यूस वेव NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसमें हम रेडियो वेव्स जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कहते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं। मसलन 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी या 200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी। इसी बुनियाद पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के नाम भी होते हैं कि ये 100 मेगाहर्ट्ज का है और ये जो NMR का स्पेक्ट्रोमीटर है ये 200 मेगाहर्ट्ज का है। इस तरह स्पेक्ट्रोमीटर की आगे भी टाइप्स जो हैं वो इसी बुनियाद पर होती हैं। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की एक रेंज होगी कि इतने गाज से लेके इतने गाज तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज की जाएगी। स्पेक्ट्रम इस तरह ड्रॉ होता है कि एब्जॉर्प्शन वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो यानी एक एक्सिस पे एब्जॉर्प्शन लिया जाता है और दूसरे एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन आमतौर पे वाई एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पर ली जाती है। इस NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जी इसकी प्रोसेसिंग में सेवरल मिनट्स जो है वो दरकार होते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं होती बल्कि ये वेरी की जाती है।
कि सपोज कि 10 मेगाहर्ट्ज से लेके 60 मेगाहर्ट्ज से लेके 200 मेगाहर्ट्ज तक ये जितनी भी रेंज है वो ली जाती है, जबकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा जाता है। और स्पेक्ट्रम जो हमें हासिल होता है बाद में, उसमें वाई एक्सिस पर ली जाती है ट्रांसमिटेंस, नॉट एब्जॉर्बेंस, ट्रांसमिटेंस नहीं, बल्कि वो एनर्जी जो एमिट की हो सैंपल ने, उसको वाई एक्सिस पर लिया जाता है, और एक्स एक्सिस पर लिया जाता है वही फ्रीक्वेंसी को। जबकि ये फूरियर ट्रांसफॉर्म जो एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये ज्यादा टाइम नहीं लेता, ये जस्ट माइक्रो सेकेंड में, यानी सेकेंड के थोड़े से टाइम में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट की होती है, और थोड़े से टाइम में काफी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फेंका जाता है सैंपल के ऊपर। तो इसलिए इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो टाइम है वो कम चाहिए होता है। हमारे जो बुक में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दिखाया गया है वो कंटिन्यूस वेव एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जिसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम आपके सामने आपको दिखाई गई। इसमें इसकी सारी इंस्ट्रूमेंटेशन है। एक मैग्नेट है जिसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। याद रखिए दो मैग्नेट्स नहीं है, ये इस तरह मैग्नेट है यूं रखा हुआ, एक इसका नॉर्थ पोल और एक इसका साउथ पोल है। इसके बीच में ये सैंपल ट्यूब है इन दोनों पोल्स के दरमियान में, ताकि इन दोनों पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड होती है, ताकि इस सैंपल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फेंकी जा सके, डाली जा सके। मैग्नेट के अलावा दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो सैंपल ट्यूब है, और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट फील्ड स्वीप जनरेटर है। इसके इन सब के हम फंक्शंस बार बार आगे डिस्कस करेंगे। और चौथे नंबर पे रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर है। यहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशंस हैं वो ट्रांसमिट की जाएंगी, डाली जाएंगी सैंपल के ऊपर, और फिर सैंपल से वापस ये रिसीव की जाएंगे इधर, और इन जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हुई उसको आगे एम्पलीफाई और फिर रिकॉर्डर की तरफ लिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दी मैग्नेट जो है वो एनएमआर के इंस्ट्रूमेंटेशन। मैग्नेट बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एनएमआर के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रोल है, क्योंकि आपने पीछे सारा पढ़ा कि जो स्पिन फ्लिपिंग है वो इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में ही हो सकती है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हमें अप्लाई करनी पड़ती है सैंपल के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई तीन तरीकों से की जा सकती है। एक परमानेंट मैग्नेट होता है, मुस्तकिल मैग्नेट, जो आमतौर पे घरों में और मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा भी होगा, जो आम छोटे होते उससे खेलते भी होते थे मैग्नेट से, वो परमानेंट मैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कंडक्टर, एक रॉड होता है किसी भी मेटल का, आयरन का या कॉपर का, उसके ऊपर जो नंगी तार है कॉइल वो लपेटी जाती है। तो जब इस तार को करंट दिया जाता है तो फिर ये रॉड मैग्नेट का किरदार अदा करता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी करंट देने से ये मैग्नेट बनता है। और तीसरा है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। ये भी इसी तरह का मैग्नेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा ही, लेकिन इसका है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है, यानी इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। उसकी रीजन ये होती है कि ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे रखा जाता है, 4 केल्विन पे। हीलियम जो है उसकी हीलियम लिक्विड जो होता है वो इसको ठंडा रखने में हेल्प करता है। इतने कम टेम्परेचर पर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाती है, तो ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट चीप होता है और इसको इजीली यूज किया जा सकता है। बस इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो रेंज है वो थोड़ी होती है, ज्यादा रेंज की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका फायदा ये है कि टेम्परेचर बढ़ने या कम होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट भी यूज जो है वो यहाँ पर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी इस मैग्नेट की वजह से सैंपल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए एक टाइम में, यानी 2 सेकंड में या 4 सेकंड में वो कांस्टेंट होनी चाहिए। फिर अगली मैग्नेटिक फील्ड, फिर अगली मैग्नेटिक फील्ड।
दूसरी चीज, वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी ये नहीं है कि सैंपल के कुछ हिस्से पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पड़ रही है और कुछ हिस्से पे कम पड़ रही है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारी जो एब्जॉर्प्शन की पीक्स हैं वो ब्रॉड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ न्यूक्लियर पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पड़ रही होती है, कुछ पे कम पड़ रही होती है, तो इसके इफेक्ट की वजह से हमारी जो एब्जॉर्प्शन पीक्स हैं वो थोड़ी ब्रॉड हो जाती हैं, वो फिर शार्प पीक्स नहीं आती। तो दिस इज द आवर टॉपिक अबाउट द मैग्नेट। इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ये है फील्ड स्वीप जनरेटर। इसका क्या काम है? इसका भी इसी से रिलेटेड काम है। ये एक्चुअली कॉइल्स हैं जो आमतौर पे मैग्नेट के बिटवीन रखी जाती है, दरमियान में, और सैंपल से साइडों पे होती है, दोनों साइडों पे, या फिर ये दोनों कॉइल्स मैग्नेट के ऊपर भी लपेटी जा सकती हैं और इन कॉइल्स को करंट दिया जाता है। करंट देने से ये कॉइल भी मैग्नेट का काम करती हैं। तो एक्चुअली ये कॉइल्स की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होती है कि पहले से मौजूद मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में ये इजाफा करती हैं। तो फिर इनका मकसद क्या हुआ? इनका मकसद एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करना होता है, उसको कांस्टेंट और यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम फील्ड स्वीप जनरेटर में इजाफी कॉइल्स लगाकर जो है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट और यूनिफॉर्म बनाते हैं। तो दिस इज दी आवर टॉपिक अबाउट द मैग्नेट। Next we will study about the other parts of the instrumentation of NMR spectrophotometer. Thank you.